नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। उनके घोषणा पत्र को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि हम पूरे देश के आर्थिक सर्वे करवाएंगे और उसके बाद तय करेंगे कि ये जो संपत्ति है सब में बराबर बांट दी जाए। इधर यहां चर्चा हो रही है, पूरा देश राहुल गांधी के इस बयान पर आग बबूला है। कांग्रेस के प्रवक्ता मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने तो कभी कहा ही नहीं था कि यहां इस देश पे जो अधिकार है, पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, इस तरह का कोई बयान दिया ही नहीं। तो लोगों ने पुरानी वीडियो मनमोहन सिंह की उठा करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को यहां मझदार में छोड़कर विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। यह दावा विजय पटेल नाम के एक एक्स यूजर ने किया। उसको ये कह रहे हैं कि मैंने ये पुख्ता खबर कर दी है कि जो केरल है वहां के विधायकों के द्वारा ये मुझे पुख्ता जानकारी दी गई कि राहुल गांधी भारत में नहीं है। तो वो सवाल कर रहा है विजय पटेल कि क्या राहुल गांधी फिर से एक बार डीप स्टेट के लोगों से मिलने के लिए विदेश यात्रा पर है? क्या जोर सोरस से इस चुनाव में मदद लेने के लिए गया है? क्या कारण है कि राहुल गांधी इस तरह से चुनावी सभाओं को बीच में छोड़कर विदेश यात्रा पर बार बार जाते हैं? यह भी हमने देखा है कि राहुल गांधी जब भी किसी विदेश यात्रा पर गया, उसके बाद जब वो वापस लौटता है या वापस लौटने के कई बार तो पहले ही भारत में कोई ना कोई एक बड़ा आंदोलन, बड़ा दंगा फसाद, कुछ ना कुछ बवाल यहां भारत में होता है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा और भारत में होते दंगे फसाद, कुछ ना कुछ यहां आंदोलन खड़ा होना, क्या यह महज एक संयोग है या कांग्रेस के द्वारा किया गया कोई प्रयोग? इस बात का हमेशा से अभी तक लोगों को उत्तर नहीं मिला है। उम्मीद है 24 में जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश ये जानना चाहता है, पूरे देश के लोग, कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का सच क्या है। हालांकि हर बार यह कहा जाता है कि यह निजी यात्रा है। भाई, आप देश के नेता हैं और एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपकी निजी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन देश को जानने का अधिकार है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। आप एक सांसद बनते हैं या तो सांसद थे, तो इस देश की संसद में बैठने वाला वो व्यक्ति जिसके ऊपर देश की जनता भरोसा करती है, अगर वो ऐसी कोई यात्रा कर रहा है जो गुप्त है, उसकी देश को जानकारी नहीं है, देशवासियों को जानकारी नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र कैसा है? मुझे जानने का अधिकार है कि मेरे क्षेत्र का सांसद, मेरे क्षेत्र का विधायक आखिरकार करता क्या है, कर क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका राष्ट्रीय चरित्र कैसा है। और अगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है या वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराता, तो फिर वो जनप्रतिनिधि ये कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होकर के जो गया है संसद में या तो विधानसभा में, इसके लिए जवाबदेह होना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी भी ये बच नहीं सकता कहकर कि ये मेरी निजी यात्राएं हैं। अब आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब तो राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। हमेशा जवाब तो वही है कि साहब हम तो जो है इलाज कराने गए थे, कभी कहेंगे कि साहब नानी के घर गए थे। लेकिन यह जरूर है कि राहुल गांधी विदेश गया तो भारत में कुछ बवाल हुआ। यहां आपको केरल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो केरल में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो यह सीधा सीधा कह दिया कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। यह दिखाई दे रहा है कि केरल के अंदर कम्युनिस्टों की किस तरह से कांग्रेस से खींचतान है, और यह पहली बार नहीं है। जनता को इसी तरह मूर्ख बनाते हैं ये दोनों लोग मिलकर। इंडिया अलायंस में एक ही मंच पर एक साथ खड़े होंगे। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट कांग्रेस से अलग दिखाई देती है और कभी कभी साथ दिखाई देती है। इस बार तो कोई समझौता टीएमसी ने किया नहीं है, लेकिन हमेशा आप देखिए केरल में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस और वामपंथी सीपीआई ये एक दूसरे को गाली देंगे, और जब पश्चिम बंगाल की बात आएगी तो वहां दोनों एक हो जाएंगे। और जनता भी ऐसी है कि ये समझती नहीं है कि ये वामपंथी कैसे हैं, कि ये वामपंथी केरल में जाकर कांग्रेस के दुश्मन हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में आके ये एक हो जाते हैं। ये वामपंथ है, ये ठग विद्या। इसका जवाब तो राहुल गांधी और कम्युनिस्ट नेताओं को देना होगा। लेकिन एक कम्युनिस्ट नेता हैं, वहां आपको बताऊं कि वो ये कह रहे हैं कि एक वहां पर निर्दलीय, हालांकि वो विधायक हैं, वो राहुल गांधी के डीएनए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का डीएनए चेक करना चाहिए, ये नेहरू खानदान का नहीं है, ये किस परिवार का है।
भाई ये भी निजी मामला है, इस पर तो कांग्रेसी सवाल उठाएं या कांग्रेसी कोई बात करें तो बात चलती है। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलती हैं, मैं उसके आधार पे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सोनिया गांधी को इसके लिए ब्लेम करें या उसके चरित्र पर सवाल उठाएं। इस तरह की बातें उठाने का कोई मकसद भी नहीं है, क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, आप कुछ भी अट्रैक्शन लेने के लिए मीडिया का अबाल बबाल कुछ कह दें, उससे मेरा कतई भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन एक बात जरूरी है कि जिस तरह से राहुल गांधी का घोषणा पत्र के बारे में हैदराबाद में जो बयान आया है, आप उसको गौर से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये कांग्रेस की एक कोशिश है, जो घोषणा पत्र में उसने बता दिया कि देश के अंदर वो सरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अब देश के अंदर तो लागू होगा नहीं, क्योंकि देश की जनता ने ठान लिया है कि इस बार 400 पार मोदी सरकार। अब मोदी जी आएंगे, लेकिन आप सोचिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में ये इंडिया अलायंस के गठबंधनों की सरकार है, जैसे आप टीएमसी का हाल देख ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल सबके सामने उदाहरण है। 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या वहां किस तरह से व्यवस्थित तरीके से बसाए गए हैं। सरकार का आलम यह है कि ममता दीदी खुलकर कहती है मेरे होते हुए सीए लागू नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए एक भी किसी बांग्लादेशी को यहां से निकलने नहीं दूंगी। और इसी तरह आप कांग्रेस की सरकार देखिए, अभी आप देखें कर्नाटक में वो तो चुनाव आयोग है, नाराजगी जताई है और शायद वापस लेना पड़ेगा, लेकिन वहां कर्नाटक में सिद्धारमैया जो हैं वो मुसलमानों को आरक्षण घोषणा कर रहे हैं। और ये जो चुनावी घोषणा पत्र है, राशिद अल्वी उस पर बोल रहे हैं। राशिद अल्वी से पत्रकार ने पूछा कि चुनाव घोषणा पत्र पर मोदी जी, अमित शाह और ये लोग हमलावर हैं, और एक पुराना बयान मनमोहन सिंह का वायरल हो रहा है जिस पर उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर जो पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, वो पहला हक रखते हैं। अब आप सोचिए कि मनमोहन सिंह आज के 20 साल पहले कोई बयान देता है, राहुल गांधी उसी बयान को आज सुना रहा है, घोषणा पत्र में डाल रहा है। ये तो अच्छा है कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है, लेकिन आप सोचिए, कल्पना बस कर लीजिए का अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार अभी 24 में आ गई तो ये कल्पना मात्र आपको डराएगी। जो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सबकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, जो वामपंथी विचारधारा है। वो कहते हैं कि गांव का एक उदाहरण दो कि एक गांव में कुछ लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, कुछ लोग बड़े मकान में रहते हैं, कुछ लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं। ये वामपंथी विचारधारा जिसको कांग्रेस ने अपनाया है, घोषणा पत्र में लिखा है। वो कहते हैं कि इस सर्वे कराओ और क्या करो, जितने भी गांव के सदस्य हैं उनके पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए। यानी किसी के पास अपनी मेहनत का कमाया हुआ यदि 100 बीघे का खेत है, तो राहुल गांधी कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि उसके 10 टुकड़े कर दो और 100 बीघे वाले पे 10 ही बीघा रहेगा, बाकी गांव में बांट दो। क्योंकि साहब अमीर ज्यादा अमीर नहीं रह सकता, तो गरीब ज्यादा गरीब नहीं रखना है, इसलिए क्या करो, अमीर का लूटो, गरीब को दे दो। ये जो वामपंथी विचारधारा है, इसी के चलते दुनिया में ये वामपंथ फेल हो चुका, दुनिया में फेल हो गया। भारत में इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और मैं आपको बताऊं कि जब पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढा करता था, उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां की दीवारें लाल रंगी होती थी, लाल झंडे से दीवारें पटी होती थी, और क्या लिखा रहता था उन पे, सबको सरकार पक्का मकान दो, सबको नौकरी पे पक्का करो, सबको समान वेतन दो, ऐसे नारे लिखे होते थे। मजदूर सोचता था कि ये जो यूनियन है ना कम्युनिस्टों की, ये तुम्हारे हित की बात कर रही है, ये तो कह रही है सबको पक्का मकान दो। सोचिए, मैं बात कर रहा हूं आज के 30 साल पहले, 30 साल पहले किसी एक मजदूर को जो 5,000 रुपये तनख्वाह पा रहा होगा, उसको कह रहे हैं कि हम तुझे पक्का कराएंगे, 5,000 वाले तनख्वाह वाले को 15,000 दिलाएंगे। फिर मालिक जो कंपनी का है, कोई छोटी मोटी खराद मशीन लगा रखी है, छोटा मोटा कोई काम हो रहा है, ये क्या कहते थे, ये मालिक जो है ना, क्योंकि ये गाड़ी में घूमता है, इसके पास बड़ा बंगला है, तो ये सब एम्प्लॉय भी मकान के अधिकारी हैं, और ये जो कंपनी का मालिक है ये सबको मकान देगा पक्का, नहीं देगा तो हड़ताल करेंगे। और इस तरह से उस इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन हड़ताल रहती थी। इसी तरह पूरे देश में लाखों उद्योग धंधे, लघु उद्योग हमारे भारत के बंद हो गए।
क्योंकि लालच देकर लोगों को धरने पर बिठाया और इनका मकसद था देश को बर्बाद करना। ठीक इसी तरह राहुल गांधी, कांग्रेस आज ये चाहती है कि भारत को बर्बाद करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों को बांटना, ये बहुत जरूरी है। और बड़ा सरल है कि लोगों को ये कह दो कि जो तुम गरीब आदमी हो, हमारी सरकार आई तो हम अमीरों से लेंगे और तुमको देंगे। तो सरकार नहीं आएगी, राहुल गांधी को तो ये पता है, कांग्रेस की सरकार तो आने से रही। तो इसका मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी जनता को इस बात के लिए उकसा रहा है कि भैया मोदी की सरकार आ गई, क्या करें, हम तो तुम्हें देने ही वाले थे, अमीरों से लेकर गरीबों को, जिनके पास मकान नहीं है हम कोठी वाले से छीनते और उस 500 गज की कोठी के 5 टुकड़े कर देते, तो 100 गज का प्लॉट हो गया, सब गरीबों में बांट दो। अब नहीं हुआ तो मोदी सरकार आ गई तो क्या करो, अब तुम अपने हक के लिए खुद लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह है वामपंथी विचारधारा। और इसीलिए राहुल गांधी का वो बयान याद करिए जो बहुत भयंकर है। उसने कहा था कि अगर मोदी की सरकार 24 में आ जाती है तो देश में आग लग जाएगी। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर कहूं, जो 2024 में अगर मोदी की सरकार आ गई तो ये कांग्रेस और वामपंथ देश में आग लगा देगी, ये आग लगा देगी। इस बात को ध्यान करने की बात है और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और जहां ये कांग्रेसी और वामपंथी मिलें उनसे जरूर ये पूछना कि आपकी ये जो विचारधारा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं मानता, आप भारत में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसी से दंगा फसाद होगा। सोचिए, एक झुग्गी में रहने वाला सोचेगा कि राहुल गांधी तो कह रहा था हम सबको बराबर कर देंगे, तो ये जो मेरे आसपास बंगले वाले हैं, कोठी वाले हैं, इनका जो भी मैं छीन लूं ये मेरा अधिकार है। और वामपंथियों ने इसी तरह कराया है और हमने अनेक दंगों में ऐसा देखा है कि अमीरों के ऊपर इसलिए हमले कर दिए गए कि तुम अमीर हो, मर्डर कर दिए गए। ये ही राहुल गांधी का बहुत भयंकर प्लान है। शायद इसीलिए विदेश यात्राओं पर वो गुप्त इस तरह की वार्ता करने जाता है कि जब ये रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो उसके बाद ईवीएम हैक हो गई, चुनाव में बेईमानी हुई है और अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो अब छीना जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के झूठ बोलकर देश की जनता को सड़कों पे उतारेंगे, दंगा फसाद कराएंगे और ये दंगे फसाद के कारण मोदी को और देश को बदनाम करेंगे। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। आपके आसपास कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो प्रशासन को सूचना दें। आपको कोई इस तरह की पोस्ट डालता है जिससे आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आपके धर्म, आपके धार्मिक चिन्हों पर कोई बात करता है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। शासन और प्रशासन, पुलिस को इसकी खबर करनी है, क्योंकि देश में कुछ राजनीतिक दल, जिसमें कि कांग्रेस, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, इस तरह के दल, इनका कोई आधार नहीं है, तो ये इसी तरह के दंगे फसाद कराकर सत्ता में आना चाहते हैं। इससे हमें अलर्ट रहना है। और मैं इस बात को दोहराता चलूं कि इन सबको और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इनकी विचारधारा यह है कि किसी तरह मोदी को बदनाम करें। तो अब आप और हम जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके बहकावे में नहीं आएं और किसी भी इस तरह के झूठे और उल्टे सीधे जो वीडियो हमारे पास आते हैं उनको वायरल ना करें। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।